में। मेरा नाम है चौधरी शर्मा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लेकर आया हूं मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2025-26। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ विद प्रॉपर सॉल्यूशंस, विद प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की कैसे आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में आंसर को लिखना है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। उसमें भी मैंने आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए थे जो कि कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। उसके सॉल्यूशंस भी मैंने आपको उसी सेम वीडियो में दिए थे। 12 क्वेश्चंस मैंने उस वीडियो में करवाए थे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी थे और हो सकता है वो क्वेश्चन इस बार भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाएं। तो इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर अगर आप पेपर देखें तो उसमें भी क्वेश्चंस की भरमार है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में भी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना और ये क्वेश्चंस आपके अगली एग्जामिनेशन हो आपका या फिर आपके जो आगे होने वाले दिसंबर जनवरी में जो प्री बोर्ड्स होंगे उसमें भी ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, बिना किसी समय को हम लोग खराब किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि द प्रोडक्ट ऑफ two consecutive even numbers is 440. Express this information mathematically. स्टूडेंट हम इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये स्टूडेंट जो चैप्टर है भले ही इजी हैं लेकिन इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कह लें या फिर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस कह लें या वर्ड प्रॉब्लम कह लें। तो सभी क्वेश्चंस मैं आपके इस वीडियो में लाया हूं। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, ये स्टूडेंट्स एक वर्ड प्रॉब्लम है और ये क्वेश्चंस भी कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं और इस बार भी ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे। क्या क्वेश्चन है? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बच्चों लगातार, कि दो लगातार कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 440 है। एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन मैथमेटिकली। ठीक है ना, आपसे सीधा सीधा ये कह रखा है कि आपको दो लगातार जो द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की दो लगातार जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स होते हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है? 440 दे रखा है। आपको इसको मैथमेटिकली समझाना है। ये स्टूडेंट्स एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपसे सॉल्व करने के लिए आ जाता है तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी बन जाता है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन में क्या करना, आप इस वाले क्वेश्चन में दो लगातार इवन नंबर्स को मान लेना। कौन कौन से होंगे? द फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 2x एंड द सेकंड कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 2x प्लस 2। क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो पहला नंबर ले लेना 2x और दूसरा नंबर ले लेना 2x और 2x प्लस 2, दोनों की स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करा के 440 के बराबर रख देना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो इसमें सॉल्व नहीं करना है इस क्वेश्चन को, लेकिन आप तब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो 2x इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 440। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसमें दो रूट्स आएंगे, मतलब इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसमें दो रूट्स आएंगे, वो लगातार नंबर हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। चलो हमें याद आ गया तो एक बात हम आपको और बता रहे, थोड़ा सा फास्ट बोलना है ताकि ज्यादा क्वेश्चन हम आपको इसमें बता सकें। ये तो क्वेश्चन स्टूडेंट कंसेक्यूटिव वाले हैं, ऐसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि लगातार दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो सम है वो भी 120 दे रखा है अप्रोक्सीमेटली कुछ भी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कंसेक्यूटिव नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आप लगाकर जाएंगे। एनसीईआरटी में भी, एग्जामिनर में भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी है। मैं सारे कंसेक्यूटिव नंबर वाले क्वेश्चन नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिख के दिखा दिया है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जो कंसेक्यूटिव नंबर्स वाले क्वेश्चंस हैं, चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो या फिर सिंपल वाले क्वेश्चन भी क्यों ना हो, आपको उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके बोर्ड एग्जामिनेशन में जाना है। ठीक, दूसरा स्टूडेंट क्वेश्चन है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4। ये स्टूडेंट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये स्टूडेंट्स आपके किसमें आ सकता है? ये क्वेश्चन आ सकता है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है। इससे आपकी केस बेस्ड स्टडी भी बन सकती है। ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके सामने रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो अगर मैं आपके सामने यहाँ पर लिख के दिखाऊं, फिलहाल जगह तो नहीं है तो यहाँ पर लिख देता हूँ, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। यहाँ पर आप a b c की वैल्यू निकाल लेना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। तो वहां पर आप माइनस b अपॉन a कितना हो जाएगा बच्चों? देखो यहाँ से माइनस 9 अपॉन 2 और c अपॉन a 4 अपॉन 2 दैट इज 2 आ जाएगा। और एक क्वेश्चन स्टूडेंट उसमें ऐसे भी आता है कि अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो भी आपको फार्मूला बनाना, तो आपको जैसे इसमें स्टूडेंट क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको ये समझाने का प्रयास करता हूं। पहले देखिए
इसमें तो आपको सम एंड प्रोडक्ट बताने हैं भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है या फिर आपको रूट्स दे रखे गए होते हैं, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट दे रखा गया होता है, आपको पॉलिनोमियल बनाना पड़ता है। तो दोनों क्वेश्चन है, आप उसको रिवाइज कर लेना, बेसिक सा क्वेश्चन है एंड आई होप स्टूडेंट आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता होगा, इसीलिए मैं इतना स्पीड से बता रहा हूं। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी अपनी स्पीड को हल्की करेंगे। ये स्टूडेंट्स एक एनसीईआरटी का सवाल है, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. ठीक है भाई, अगर इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स 1 मिनट में उड़ाए तो जरा देखो, अगर एक आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर एक आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी जो हाइपोटेनस है अगर वो 13 दे रखी गई है, तो क्या जो उसकी अदर टू साइड्स है वो 12 और 5 आएंगे? बोलो, पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं? कि अगर आपके सामने एक हाइपोटेनस, एक आपके सामने अगर राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और उसकी जो एक साइड आपके सामने 13 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 12 और 5 है तो दूसरी उसकी साइड आएगी। खत्म क्वेश्चन, यही आंसर है, बस आपको सॉल्व करके दिखाना है। देखिए 90 के सामने क्या है? हाइपोटेनस है। द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस, जो उसका अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड मींस परपेंडिकुलर, कि जो उसका अल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है। किससे? बेस से। ये तो क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो हाइपोटेनस तो 90 के सामने हो जाती है, जो राइट एंगल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है। वो बेस से कितना कम है? 7 कम है। तो मैंने अपनी तरफ से लेट कर लिया, लेट द बेस इज x सेंटीमीटर। मैंने उस बेस को कितना मान लिया बच्चे? x सेंटीमीटर मान लिया। तो जो उसका अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है, तो बेस मैंने कितना माना है? x 7 कम है, मतलब x माइनस 7 सेंटीमीटर। बोलो, तो यहां पर आप लिख लेंगे कि हाइपोटेनस स्क्वायर, आप ऐसे बना लीजिएगा कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। बोलो, अब क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? 169 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर। बताओ यहाँ पे सॉल्व हो गया, पहले उसको निकाल लेंगे, 12 और 5 इसका क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा। ठीक है ना? एक बार फिर से इसकी बात करेंगे, हाइपोटेनस दे रहा है तो 12 और 5 उसकी साइड आएगी। उसका जो एक अल्टीट्यूड है वो इसमें लिखा है कि जो अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है, मैंने बेस को x मान लिया तो अल्टीट्यूड ऑटोमेटिकली x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बेसिक में भी आ चुका है, कई बार स्टैंडर्ड में भी आ चुका है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करके जाना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बाकी मैंने आपको उसका सॉल्यूशन तक बता दिया और क्या ही लोग है, मैंने तीनों क्वेश्चन आपको लगे हाँ तो सॉल्यूशन भी बता दिया है। तो अगर आप सॉल्यूशन भी चाहे नोट कर ले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, इसको आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखो बेटा, ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमारे पास 3 मेथड हुआ करते थे। क्या थे? अभी है फैक्टराइजेशन मेथड, श्रीधराचार्य मेथड और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसमें से जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था उससे लॉन्ग क्वेश्चन 100% आता था, मतलब बच्चा लॉन्ग बुक का तैयारी करके जाता था। लेकिन अब क्या है, जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वो आपके न्यू एनसीईआरटी सिलेबस से हट चुका है। तो अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं या फिर जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आना तय है, करके जाना, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। वो क्वेश्चन मैंने इससे नहीं लिखे क्योंकि वो क्वेश्चन बेहद आसान है, आप उसमें जो रूट वाले एक्सरसाइज से क्वेश्चन है बहुत थोड़े से ट्राई कर लेना। अब आते हैं हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टूडेंट स्टैंडर्ड के लिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि ना 2 डिजिट नंबर है, भैया 2 डिजिट नंबर है, मान लेंगे। अगर स्टूडेंट अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी, मैंने आपसे कहा था कि जो 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं 10x प्लस y एंड द रिवर्सिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज 10y प्लस x। तो 10x प्लस y एंड 10y प्लस x वाले जो रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स हैं उनके वाले क्वेश्चन भी करके जाना, स्टैंडर्ड के लिए खास तौर से बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स आपको जरूर बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलेंगे। ठीक, इन 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का कोई नंबर है तो हम 10x प्लस y मान लेंगे, अभी चिल्ला के कहा। इन 2 डिजिट नंबर द 10th डिजिट इज ग्रेटर देन द यूनिट डिजिट। ठीक है भाई, जो हमारी 10th की जो डिजिट है वो बड़ी है यूनिट डिजिट से। तो मतलब हम क्या करेंगे बेटा, पहले तो हम एक डिजिट को मान लेंगे 10x प्लस y, बड़ी मॉडर्न से आंसर समझ में आ गया। फिर हम उसमें 10 डिजिट को लेट करेंगे x और यूनिट डिजिट को लेट करेंगे हम लोग y। हम वहां पर दिखाएंगे भी लिखकर कि x इज ग्रेटर देन y। ठीक है ना? इन 2 डिजिट नंबर 10x प्लस y द 10th डिजिट इज x एंड द यूनिट डिजिट इज y। अब क्वेश्चन कुछ चिल्ला के कह रहा है कि जो 10th की जो डिजिट है वो यूनिट की डिजिट से ज्यादा है तो x इज ग्रेटर देन y। ठीक, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स बीइंग 27, उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है? 27। तो मतलब x into y equal to 27 and their difference is being 6, x minus y equal to 6। फाइंड द नंबर। हमें लगता है हमने आंसर ही बता दिया आपको। ठीक है, देखो यहां पर जो 2 डिजिट के नंबर है वो 10x प्लस y, अभी चिल्ला के कहा x एंड y आर 10th एंड यूनिट डिजिट। तो यहां पर x जो है वो ग्रेटर देन y है। ठीक है ना? x कौन सा डिजिट है? 10th, y कौन सा डिजिट है? यूनिट। तो x y की वैल्यू 27, x माइनस y की वैल्यू 6। तो क्या यहां से मेरे भाई y की वैल्यू 27 अपॉन x आ जाएगी?
क्या y की वैल्यू 27/x आ जाएगी? हाँ सर आ जाएगी। तो ये 27/x फट से यहाँ पर पुट कर देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, यू कैन गेट योर आंसर। बोलो समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी उड़ाना है, सही है। मेरा मानना है, मेरा दिल कह रहा है ये क्वेश्चन कहीं आ ही ना जाए पेपर में, आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। तो ठीक है, मैंने आपको सॉल्यूशन भी बेटा बता दिया, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। स्टूडेंट सी की वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये स्टूडेंट डिस्टेंस एक स्पीड वाला क्वेश्चन है। तो स्पीड वाला जो क्वेश्चन, जो ट्रेन की जो स्पीड है, या फिर मैं अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। बोर्ड वाले आप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले बेटा बोर्ड एग्जाम में जो पेपर सेटर है मैथ के, उन्हें क्वेश्चन से प्यार है। एक ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन, मतलब कहते हैं ना कि अगर हमें किसी से प्यार होता है तो हमेशा उसी के बारे में ही सोचते रहते हैं, दिन में, रात में, सुबह, दोपहर, शाम में हमें जिससे प्यार हो जाता है, जो हमें अच्छा लगता है उसी के बारे में दिन भर सोचते रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे दो क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्जाम में जो पेपर सेंटर है उन्हें इन क्वेश्चन से बहुत ज्यादा प्यार है। आप ये समझो कि रात रात भर वो इनका नाम लेते हैं। तो अगर कोई किसी का नाम लेता है तो वो क्वेश्चन आना चाहिए। खैर गहरी बात है, या आप अपनी असली जिंदगी से रिलेट बिल्कुल भी मत करना, ये सिर्फ आप मैथ तक ही बने रहना, ठीक। A train travels a distance of 480 किलोमीटर, सही है भाई। ये जो ट्रेन है वो ट्रेवल करती है ऑफ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, सही है भाई। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर और लेस, अच्छा ठीक है, जो उसकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक स्पीड मान लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो वहां पर ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, तो उसका जो टाइम होगा वो 480/x हो जाएगा, जैसा कि मैंने लिख भी रखा है। बेसिक सी बात है कि अगर उस ट्रेन की स्पीड को x माने तो क्या, अगर जो उसकी जो टाइम होगा कि उस टाइम में वो कितने डिस्टेंस को कवर करती है, तो भाई वो 480/x हो जाएगा, ठीक है भाई। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर लेस, इस टाइम के बाद जो उसकी स्पीड है वो 8 किलोमीटर कम हो जाती है, तो बताओ 480/x में से कितना कम हो गया? x minus 8 कम हो गया। Then it would have taken 3 or more than to cover the same distance, उसको 3 घंटे और ज्यादा लगते हैं। We need to find the speed of the train, तो सही है, तो ज्यादा वाले में से 480/x minus 8 से माइनस का 480 माइनस कर देना, कितने घंटे लगते हैं? 3 घंटे लगते हैं, आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया? बाकी अगर मैं आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन बताऊं तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को बनाना सिखा देता हूं। मैंने जो उसकी जो स्पीड है वो कितनी मान लिया? x किलोमीटर पर आवर। वहां पर जो टाइम है उसने कितने डिस्टेंस को कवर किया? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर ये जो 480/x हो गया, उसकी जो रिड्यूस स्पीड है वो कितनी कम हुई है? 8 किलोमीटर पर आवर लेस। फिर हमने इन दोनों का क्या ले लिया बेटा? इसमें से माइनस कर दिया, और किसके बराबर? ये लिखा 3 घंटे के बराबर है। आप इन दोनों को इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। जो आंसर है यहाँ पर रख देना, यहाँ पर रख देना, यहाँ पर रख देना, तो तीनों बार आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? निकल कर आ जाएगा। तो मैंने स्टूडेंट बहुत साफ सुथरी तरीके से आपको मैंने ये 5 क्वेश्चन बताए हैं। खास तौर से ये अपने आप में पांचों क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं, बहुत काफी बारी क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। इन क्वेश्चन को स्टूडेंट अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी के जो आने वाले जो बोर्ड वाले क्वेश्चन है या फिर जो कोई प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड पर मिलेंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो से बताया है कि जो एज वाले क्वेश्चंस हैं या जो फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन है, जो कंसेक्यूटिव वाले क्वेश्चंस हैं, उनको आपको करके जाना है। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क है, थोड़े से उन क्वेश्चंस को भी देख लेना। आइसोसेलेस ट्रायंगल के क्वेश्चंस को देख लेना, वो क्वेश्चंस भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं। एनसीईआरटी में भी वो क्वेश्चंस अगर आप वही कर लेते हैं तो आपको एक तरीका पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स आता है अनदर क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कॉटन इंडस्ट्री वाला। ये क्वेश्चन भी कई बार बेसिक में पूछा जा चुका है, तो आप जरा ध्यान दीजिए। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कि कॉटेज इंडस्ट्री है वो एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज बनाती है एक दिन में। तो मान लेंगे कि जो कॉस्ट है वो टॉय की वो क्या है? x रुपीज है, ठीक है भाई। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। कि भाई वो ये देखते हैं कि इनकी जो प्रोडक्शन है, कॉस्ट की हमने कितनी मानी है? x मानी है। समझ में आया कि जो कॉस्ट है वो कितनी हमने मानी है? x मानी है। उन्होंने ये देखा है कि जो प्रोडक्शन करते थे जो कंपनी वाले, उनको 55 माइनस x की जो कॉस्ट है वो कम हुआ है। जरा देखना जरा इधर। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। की जो वो ऐसे हमने नंबर ऑफ टॉयज को x माना है, तो उनके जो टॉयज थे वो कितनी रेट कम हुई है? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो हमने क्या कॉस्ट मानी थी? x की। कितना कम हुआ है? 55 माइनस x कम हुआ है, ठीक है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। तो इसको आप किसके बराबर रख देंगे? 750 के बराबर रख देंगे। अब आप इसको बेटा सॉल्व कर लेना, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक। द सम ऑफ टू नंबर्स x एंड y इज 30। तो x और y का सम कितना है बच्चों?
30 है, सही है। एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो भाई 1/x प्लस 1/y इक्वल टू कितना है 10/63। फाइंड द नंबर्स x एंड y, बताओ ये सॉल्व हो जाएगी। आप यहां से x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 30 माइनस y, तो यहां पर आप 1/30 माइनस y प्लस 1/y इज इक्वल टू 10/63, तो यहां पर से इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, यहां पर से y की वैल्यू स्टूडेंट निकल आएगी, वो यहां पर पुट कर देना तो सीधा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन स्टूडेंट इजी था कि द सम ऑफ टू नंबर्स x एंड y इज 30, तो x प्लस y 30, उनका जो रेसिप्रोकल है 1/x प्लस 1/y 10/63 है, तो हमें दो नंबर्स बताने x और y, तो इजीली सॉल्व होके आ जाएंगे। ठीक है भाई। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है, यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको ध्यान होगा कि x बराबर माइनस की प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो यहां से आप इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर a की वैल्यू हो जाएगी p स्क्वायर x, मतलब पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं p स्क्वायर x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर x माइनस q स्क्वायर इक्वल टू 0, जहां पर p की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, तो यहां पर a की वैल्यू दिस, b की वैल्यू दिस और c की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस की q स्क्वायर, तो यहां से आप सॉल्व कर लेंगे x इक्वल टू माइनस q वाले फॉर्मूले से लगाकर। सिमिलरली यहां पर भी ये है कि यहां पर ये जो वैल्यूज आपके सामने दे रखी हैं, देखो यहां पर जो a की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी ab, b की वैल्यू ये पूरी हो जाएगी यहां तक, और c की वैल्यू हो जाएगी ये वाली पूरी। यहां पर आपको क्या है कि a और b दोनों ही 0 के बराबर नहीं दे रखे हैं। ठीक, अब स्टूडेंट्स हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए अच्छे क्वेश्चन है। फाइंड अ नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k, आपको k की नॉन जीरो वैल्यू बतानी, मतलब जीरो के अलावा, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट, का मतलब क्या होता है जहां पर d की वैल्यू 0 हो, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर हो 0 के बराबर। आपके सामने जो फाइंड द हैंड्स आल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, आपके सामने इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1x प्लस x स्क्वायर, जहां पर आप abc की वैल्यू को निकाल लेना। ठीक है ना, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, जहां पर d की वैल्यू 0 के बराबर रख देना, अपने आप रूट्स निकल आएंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में भी m की वैल्यू बतानी है। फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस m प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10m प्लस 3x और प्लस 15m प्लस 9, जहां पर m की वैल्यू नहीं बराबर है किसके माइनस 3 के, तो यहाँ पर a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू आपको पता लग जाएगी, तो वहां से आप d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये स्टूडेंट थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है कि 3 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके सामने एक रूट दे रखा है 3, तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू दे रखी है, इस x की वैल्यू को आप यहाँ पर लगा देना, p की वैल्यू आ जाएगी, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 5 इज इक्वल टू, जब आप यहाँ पर एक रूट दे रखा है, रूट का मतलब बेटा क्या होता है x की वैल्यू को निकालना, ये जो 3 है वो आप यहाँ पर x की जगह रख देना, आपके सामने p की वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू को आप यहाँ पर रख देना, सामने आ गया, p की वैल्यू को आप यहाँ पर रखोगे तो एक आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उससे आप k की वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टूडेंट प्रूव दैट वाला है कि 1 प्लस m स्क्वायर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। यहाँ पर इक्वल रूट का मतलब d की वैल्यू बेटा क्या दे रखी है 0 दे रखी है, आपको प्रूफ करना है c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, तो इसको आप प्रूफ कर देना। a की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस m स्क्वायर, b की वैल्यू हो जाएगी 2mc, c की वैल्यू हो जाएगी c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है ना, उसके बाद d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac लगा देना, d की वैल्यू 0 देना, अपने आप धीरे धीरे करके सॉल्व कर लेना, ये अपने आप बनता चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इनको प्रॉपर लिख रहे हैं, आप इनको लिखते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट में आप बता दीजिएगा, मैं आपको उस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन बता दूंगा, स्टेप बाय स्टेप से सिखा दूंगा, और आप बहुत आसानी से सीख भी जाएंगे। खैर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको हर क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा क्वेश्चन बता ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको प्रॉपर हिंट भी दे रहा हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका भी पता लगता जाए और आपसे इजिली क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको अपनी इसी वीडियो में बताया था कि अब हम बात करेंगे बोट वाले क्वेश्चन की, इसमें की स्पीड आती है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपके सामने अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन आ जाए तो डाउन स्ट्रीम की अगर बात करें तो उसमें प्लस की क्वांटिटी लेना, और अगर अप स्ट्रीम की बात करें तो माइनस की क्वांटिटी लेना। ठीक है, तो अगर डाउन स्ट्रीम हो तो प्लस, अप स्ट्रीम हो तो माइनस। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन स्टिल वाटर टेक्स 1 more
आर वन और मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो यहाँ पर देखो अप स्ट्रीम की बात कर रहा है तो यहाँ पर माइनस की क्वांटिटी ले लेना। देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, मतलब वो उसी सेम स्पॉट से डाउन की तरफ आता है तो डाउन स्ट्रीम में आप क्या वैल्यू ले लेना, प्लस की वैल्यू ले लेना। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये स्टूडेंट्स एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है और मेरा मानना है कि कई सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ऑलरेडी कर चुके होंगे, लेकिन शायद ही उन्हें पता हो या पता भी होगा। अगर जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो आप सुन लीजिए कि वाले जो मोटर बोट वाले क्वेश्चन है ये आती है एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। सेम क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये वाला 2014 का स्टूडेंट से क्वेश्चन है। मैंने आपसे क्या कहा कि डाउन स्ट्रीम में क्वांटिटी प्लस की ले लेना और अप स्ट्रीम में क्वांटिटी माइनस की ले लेना। अब मोटर बोट हुज स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है भाई, गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, देखो डाउन स्ट्रीम खुद क्वेश्चन आपसे चिल्ला के कहेगा, एंड कम्स बैक इन अ टोटल टाइम ऑफ 4 आवर 30 मिनट, का मतलब होता है 4 होल 1/2। इट मींस दैट 4 आवर्स 30 मिनट को आप लिख सकते हैं 9/2। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इसमें आपको स्पीड बतानी है, ठीक है। तो इसमें भी आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से आप लगा लेना। वैल्यूज आपके सामने दे रखी हैं। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एक ट्रिक होती है जो कि आपको मैं बता दूं, अगर डाउन स्ट्रीम हो तो आप उसमें से जोड़ देना और अप स्ट्रीम है तो माइनस कर देना, दोनों की क्वांटिटी को आप जोड़ देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे खुद कहेगा कि आपको प्लस करना है या माइनस करना है, तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन को समझेंगे वैसे वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी, ठीक। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में एज वाले क्वेश्चन की। इफ जेवा वर यंगर बाय 5 years, तो यहाँ पर आप जेवा की जो पहले जो एज है वो एक्स मान लेना, ठीक है ना, यंगर बाय 5 years, ठीक है ना। Then what she really is, then the square of her age would have been 15 more than 5 times, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x plus 11 her actual age, then what is her age now, क्योंकि ये स्टूडेंट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है कि अगर आप एज को उसकी x मान ले तो 5 years यंगर अगर वो है, ठीक है ना, तो इसमें से आप यंगर वाले एज लगा देना, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन, हमने बता दिया आपको 5x plus 11 इक्वल टू में, तो यहाँ पर आपके एज वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे और ये क्वेश्चंस कई बार मैं आपको करवा भी चुका हूं अपने प्रीवियस वीडियो में। तो ये एज वाला क्वेश्चन था, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, इस क्वेश्चन को भी आप लगा लेना। तो इसी के साथ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर था उसके स्टूडेंट मैंने लगभग आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। एरिया वाले रेक्टेंगल पार्ट वाला क्वेश्चन को कर लेना, आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है वो भी आप इसको कर लेना। इसके अलावा इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, तो आप स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चन से 14 क्वेश्चन आप इनको ट्राई कर लेना। अब जल्दी से चलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी की तरफ, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा बहुत बढ़िया चैप्टर है। जो स्टूडेंट उसमें से क्वेश्चन आते हैं उनमें सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि द नंबर्स, आपके सामने जो नंबर्स है, क्योंकि स्टूडेंट मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं, बस थोड़ी बहुत हिंट दे रहा, क्योंकि मैंने अपनी स्टार्टिंग वीडियो में बता दिया था कि सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो मैं स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। इसके सॉल्यूशंस की मैंने प्रीवियस वीडियोस में हमने बना रखी है। तो जैसा कि मैं अपनी वीडियो बनाता हूं, मैं स्टार्टिंग में कह देता हूं कि मैं आपको इस वीडियो में क्या बताना चाहता हूं। अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं सॉल्यूशन भी दूं तो आप ये भी बता दिया करो, तो हम सॉल्यूशन भी आपको दे दिया करेंगे। एक द नंबर्स, आपके सामने नंबर्स हैं कौन कौन से, 3n-1, 4n+3 एंड 10n-3 आर इन एपी। तो हमें n की वैल्यू बतानी है। अगर स्टूडेंट कोई नंबर अगर एपी में है तो उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप 3 नंबर है तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 1, 2 और 3 की जो a3 माइनस a2 होगा, ठीक है ना, और वो यहाँ पर स्टूडेंट बराबर होगा किसके, a2 माइनस a1 के। तो स्टूडेंट तीसरे में से दूसरा को माइनस कर देना, दूसरे में से पहले को माइनस कर देना, दोनों को बराबर रख देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर सारे में भी देन फाइंड n के, आपको n की वैल्यू बतानी है। आपको यहाँ पर 16 क्वेश्चन में k की वैल्यू बतानी है, सो दैट k² + 4k + 8, 2k² + 3k + 1, 3k² + 4k + 4 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको 3 लगातार कंसेक्यूटिव टर्म्स दे रखे हैं, तो लगातार कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स एपी के कौन से हो जाएंगे, तो a1 की वैल्यू ये पूरी हो जाएगी, a2 की वैल्यू ये पूरी हो जाएगी, a3 की वैल्यू ये पूरी हो जाएगी, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a2 माइनस a1 से आप वैल्यूज को निकाल सकते हैं, ठीक। चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ एपी। ये स्टूडेंट मुझे लगता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि ये जो नंबर है क्या ये 150 इज अ टर्म है, क्या ये कोई 150 इस एपी का टर्म होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से आप a और b की वैल्यू निकाल लेना, an इज इक्वल टू में a + n-1 * d से सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर an इक्वल टू a + n-1 * d, जहां पर an है, an का मतलब होता है n टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम स्टार्टिंग। अगर लास्ट से निकालते तो यहाँ पर आ जाता है a' इक्वल टू a + l-1 * d। अगर लास्ट से निकालते नहीं सॉरी लास्ट से निकालते तो यहाँ पर भी बेटा माइनस आ जाता है, सॉरी यहाँ पर भी क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको इसमें 3 क्वेश्चंस एक साथ बताता हूं, तो वो कौन कौन से आ सकते हैं। या तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है,
या फिर लास्ट से आ सकता है, या फिर स्टूडेंट कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन भी स्टूडेंट आ सकता है, लास्ट से भी निकालने को आ सकता है, स्टार्टिंग से भी निकालने का आ सकता है। जब स्टार्टिंग से आए तो ये फॉर्मूला लगाना, और अगर लास्ट से आए तो ये फॉर्मूला लगाना। बाकी जो मिडिल वाला है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर बताऊंगा। विच टर्म ऑफ द एपी, यहाँ पर आपको विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सा टर्म, यहाँ पर आपको एन की वैल्यू बतानी है, जहाँ पर 21, 18, 15, 12 इस माइनस का 81। तो यहाँ पर जो एन की जो वैल्यू है वो बेटा माइनस का 81 दे रखी है। ऑल्सो इस एनी टर्म जीरो, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर क्या करना ना, यहाँ पर तो सबसे पहले आप यहाँ पर एन की वैल्यू को निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप एन की वैल्यू को निकाल लेंगे। जब आप यहाँ पर एन की वैल्यू को निकाल लेना तो यहाँ पर पूछा है क्या वहां पर कोई सा टर्म यहाँ पर जीरो होगा, तो वहां पर ए एन की वैल्यू जीरो के बराबर लगा देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो वो सही था कि विच टर्म ऑफ द एपी आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एन की वैल्यू हाँ माइनस 81 ले लेना, फिर जो टर्म कोई जीरो हो तो वहां पर एन की वैल्यू क्या लगा देना, जीरो लगा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक। ये भी स्टूडेंट क्वेश्चन बेसिकली अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला 19 वाला क्या है, द सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 52। तो यहाँ पर a5 का फिफ्थ टर्म a5 प्लस a7 ऑफ एन एपी इज 52, और यहाँ पर जो a10 है, a10 कितना दे रखा है बेटा, 46 दे रखा है। तो a10 को आप बेटा क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d की वैल्यू 46 दे रखी है। अगर इस क्वेश्चन को सही करके लिखो, a प्लस 4d प्लस a प्लस 6d इज इक्वल टू 52, सॉल्व कर लो। 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 52, 2 से डिवाइड कर दो, a प्लस 5d इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 6 करें तो क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया पूरा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4d इज इक्वल टू 0 और 2, तो d की वैल्यू 5 आ जाएगी। और अगर d की वैल्यू यहाँ पर 5 आ जाएगी तो यहाँ पर तो हो ही गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 5 से 25, तो a की वैल्यू मुझे लगता है कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। अरे ये तो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया है। कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 26 माइनस 25, अरे a की वैल्यू 1 आ गई, लो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया। तो ऐसा क्वेश्चन बेसिक में भी स्टूडेंट आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन था, पूरा सॉल्यूशन बता दिया। अब a आ गया, d आ गया है, a2 की वैल्यू निकाल लेना, a प्लस d, a3 की वैल्यू निकाल लेना, a प्लस 2d, a4 की वैल्यू निकाल लेना, a प्लस 3d, a5 की वैल्यू निकाल लेना, a प्लस 4d डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो वहां पर आपका जो AP है वो बन जाएगा। और अगर AP आपको चेक करना है तो अगर एक ऐसी सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो तो वो क्या होता है, AP होता है। तो इस पर से मैंने आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको और करवाया था। ये 19 स्टूडेंट क्वेश्चन पे हम पहुंचे, अभी भी कुछ क्वेश्चन लगभग 6 से 7 8 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं AP के, तो वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर बता दूंगा। उसके बाद स्टूडेंट ये जो वीडियो मेरा हमारा मकसद था वो पूरा हो जाएगा, तो इसी के साथ वीडियो भी हो जाएगी। तो अभी हमारे इस वीडियो बने रहे, आगे आने वाले और भी अच्छे क्वेश्चन AP के जो आपका वेट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं हम लोग AP के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द AP। आपको यहाँ पर कौन सा टर्म है, मतलब n की वैल्यू निकालनी है। AP आपके सामने 53, 48, 43 इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। इसका जो AP का फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा वो आपको बताना है। इसका मतलब यहाँ पर साफ साफ क्या रखा है कि जो an की वैल्यू है वो किससे छोटी है, 0 से छोटी है। तो n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। तो वहां पर आप लेस देन वाला सिंबल को लेके चलना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर a1 a2 की तो वैल्यू है, d की वैल्यू निकाल लेना। अब स्टूडेंट्स आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो VIP क्वेश्चन है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP। तो इसमें मिडिल टर्म आप कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर आपके सामने AP वगैरह दे रखी है, 6, 13, 20 और 216। बताओ a1 की वैल्यू 6 है, a2 की वैल्यू 13 है, an की वैल्यू कितनी है, 216। तो क्या यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर n की वैल्यू ऑड आए तो आप फॉर्मूला लगाना n प्लस 1/2, सही है ना। अगर n की वैल्यू ऑड आए तो n का फॉर्मूला क्या लगाना है, यहाँ पर मिडिल टर्म निकालने के n प्लस 1/2। अगर n की वैल्यू इवन आए तो सीधा सीधा जो भी इवन नंबर आया है आपका, जैसे मान लो 30 आया है तो उसमें टर्म क्या होगा, 15 हो जाएगा, n/2। तो समझ गए होंगे। अगर ऑड आया है तो n प्लस 1/2, इवन आया है तो n/2, ठीक है। अब इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 22। If the ninth term of an AP is 0, यहाँ पर आपका जो नाइन्थ टर्म है वो a9 कितना दे रखा है बच्चों, 0 दे रखा है। मतलब यहाँ पर क्या है कि a प्लस 8d की वैल्यू आपको 0 दे रखी है। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ a इज माइनस का 8d, सही। If the ninth term of an AP is 0, prove that its 29 term is twice its 19 term। तो यहाँ पर आपको जो इसका जो 29 वाला जो टर्म है वो आपको ट्वाइस प्रूव करके तो दिखाना है। तो जो आपको नंबर यहाँ पर दे रखा है उसको आप ट्वाइस करके मान लेना, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बाकी इसमें जो मेन एंटी वो मैंने दे दी है, a प्लस 8d इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस की 80। तो आपको प्रूव करना है द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP, प्रूव दैट इट्स 29th टर्म इज ट्वाइस इट्स 19th टर्म। तो यहाँ पर आपको a29 जो प्रूव करना है 2 इंटू किसके, 19 टर्म के। तो यहाँ पर a29 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 28d लिख सकते हैं। तो वहां से आप a की वैल्यू माइनस की 80 लगा देना, अपने आप प्रूफ हो जाएगा, ठीक। अब स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24। ये भले स्टूडेंट्स आपके सामने
ये मैंने 2 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, मतलब जो आपका चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो। मैं स्टूडेंट आपसे बात कर रहा हूं कि वाले जो क्वेश्चंस है कि वो मतलब मैं आपको पहला पढ़ के दिखाता हूं पहले कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 9, कि आपको फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 9, मतलब 3 अंकों की कौन कौन सी ऐसी वो संख्याएं होंगी जो किससे विभाजित होंगी या जो किससे डिविजिबल होंगी, 9 से डिवाइड होंगी। तो ये तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, 2 डिजिट वाले नंबर भी आ सकते हैं, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ऐसे करके आप इनको ध्यान रखना, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है ना। अभी एक एनसीईआरटी की एक बच्चों एनसीईआरटी की किताब है, जो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, तो ये जो डिविजिबल वाले क्वेश्चंस हैं ये भी आप कर लेना। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया कि ऐसे सारे क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता हूं, तभी आपकी एनसीईआरटी किताब है। जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, तो स्टूडेंट जहां पर बिटवीन लिखा होता है वहां पर आपको एक बात याद रखिए, बिटवीन में आपको ये जो इंट्स है 10 और 250 की आपको नहीं लेना, अगर एमंग लिखा हो तो आपको कंसीडर करने हैं। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में, ध्यान रखना कि बिटवीन लिखा है तो आपको ये दोनों नंबर्स नहीं लेने, और अगर एमंग लिखा है तो आपको दोनों नंबर्स लेने हैं। तो ये बात आप बच्चों ध्यान रखना। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ये भी क्वेश्चन एग्जांपल है, आप इस क्वेश्चन को भी स्टूडेंट तैयार कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स आपके सामने ये वाला क्वेश्चन दे रखा है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, आपके सामने 2 AP उनका सेम कॉमन डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, उनका जो डिफरेंस 100 टर्म का है वो 100 दे रखा है, तो आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो आपको 1000 टर्म का डिफरेंस आपको निकालना है। ये ओल्ड एनसीईआरटी है, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है ये वाला स्टूडेंट क्वेश्चन है 2 APs वाला, अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ये लिख लेना 27 क्वेश्चन के बाद ये लिख लेना क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है ना, कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक। इसके बाद द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, for what value of n are the nth terms of 2 APs 63, 65, 67 and 3, 10 and 17 are equal। तो अगर 2 APs आपको आपके सामने दे रखी हैं, उसमें आपको n की वैल्यू निकालनी है और दोनों APs बराबर है, तो उसमें आप दोनों APs को इक्वेट कर देना, आपका आंसर जो है वो निकल आएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपके समझ गए होंगे। ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ज्यादा खास है कि इफ n टाइम्स of mth term of an AP, if n times of mth term of an AP is equal to the n times of nth term, then find the value of m plus n, जहां पर n की वैल्यू m के बराबर नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप देखो क्या जो n टाइम्स ऑफ mth टर्म है, मतलब n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो जो n है वो am के बराबर है और जो m है वो an के बराबर है, ठीक है ना, ये दे रखा है। तो क्या n am को आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, n a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये टाइम्स है, जो n वाला टर्म है वो m के बराबर दे रखा है, जो m वाला टर्म है वो n के बराबर दे रखा है, मतलब जो n है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होना चाहिए था बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, m आएगा, m a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, n माइनस 1 इंटू डी आएगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, जो एंगल्स है ट्रायंगल के वो किसमें है, एपी में। अब ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, तो ये कैसा क्वेश्चन है, ये वाला है बच्चों a माइनस डी और a प्लस डी। तो इसमें जो ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने है, और भी कह रखा है द ग्रेटेस्ट एंगल इज द ट्वाइस द लीस्ट, मतलब जो ये है a प्लस डी वो स्टूडेंट 2 टाइम्स दे रखा है a माइनस डी के। तो ये वाला स्टूडेंट से क्वेश्चन आपके सामने मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि ये मैं कहना चाहता हूं इसमें कि देखिए, पढ़ के देखिए इस क्वेश्चन को। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, तो जनरल एपी क्या होती है, a माइनस डी a प्लस डी, ठीक है ना। द ग्रेटेस्ट ऑफ एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, की जो ग्रेटेस्ट है वो किसके बराबर है, 2 टाइम्स इनटू लीस्ट है। तो जो मैंने आपको ये वाली एपी बताई उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बारी आती है कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300, ठीक है भाई, जो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो 10 और 320 से 300 के बीच में लाई करेंगे, जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो भाई विच when डिवाइडेड बाय 4, जब हम इन जो 10 और 300 के बीच में जो नंबर आएंगे, अगर हम इन नंबर को 4 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए। अरे भाई ये कौन सा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, या तो आपको बीच के नंबर बताने के लिए आएंगे, या तो बच्चों डिविजन वाले क्वेश्चन आएंगे, या फिर रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या करना है, तो आप जरा 10 और 300 के बीच का एक नंबर लो, जैसे 11 लिया, 11 डिवाइड करो 4 से, 4 2 जाए, रिमाइंडर कितना आया
3 आया। आप इससे डिवाइड करो 15 को तो 4 3 जा 12, कितना रिमाइंडर आया 3 आया। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन निकालने हैं। तो ये स्टूडेंट मैंने आपको ए भी बना के दिखा दी है। अब यहाँ पर आप वैल्यू सब दे रखी है, एन भी दे रखा है, तो क्या यहाँ से एन की वैल्यू निकल आएगी? जी हाँ, बिल्कुल निकल आएगी। तो ये वाले स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन है। बाकी जो सम वाले क्वेश्चन है ना, जो स्टूडेंट सम वाले क्वेश्चंस हैं वो स्टूडेंट्स आप एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है उसको आप प्रैक्टिस कर लेना। एक्सरसाइज कौन सी है? 5.3 ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है ना। तो ये आप पूरी एक जो एक्सरसाइज है, ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये वाले जो सम वाले जो है वो आप इसको लगा लेना। सम में ज्यादातर यही क्वेश्चंस फंस जाते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं थोड़ा सा और सर्च कर लूंगा यूट्यूब पर या कहीं पर से भी थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लूंगा, या फिर जो आपके वो वाले को आते हैं प्रीवियस ईयर्स आते हैं, या जो मतलब जो मुझे अच्छे क्वेश्चन सीबीएसई वेबसाइट्स पर लगेंगे, जो क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये सम वाली पूरी एक्सरसाइज मैं आपके जिम पर छोड़ रहा हूँ, ये को आप लगा लेना। बाकी सम वाले क्वेश्चन ज्यादातर इसी से रिलेटेड आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम भी इसमें अच्छी सी दे रखी है, तो इसमें स्टूडेंट बाहर से कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता शायद पूछा जाए। तो ये स्टूडेंट्स कंप्लीट वीडियो थी। मैंने स्टूडेंट कम से कम आपको 30 से ज्यादा सवाल बता दिए हैं। 27 तो इसमें 4-5 उसमें बता दिए, बाकी 10-15 क्वेश्चन तो इसमें है। एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी की पूरी ईमानदारी से, ओपी ईमानदारी से लगा लेना, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। तो इसी के साथ आप मुझे इजाजत दें, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद एंड जय भारत।